नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल मोटिव हैप्पी स्टडी पर। बिहार पुलिस एग्ज़ाम जो कि 7 अगस्त से स्टार्ट है। जैसा कि आप लोगों को पहले ही बताए थे कि 7 अगस्त को जिस जिस टॉपिक से प्रश्न पूछा गया है उसी टॉपिक और चैप्टर के इर्द गिर्द पूरा एग्ज़ाम समाप्त हो जाएगा। और ठीक वैसा ही हुआ। जिस जिस टॉपिक से 7 तारीख को परीक्षा में प्रश्न पूछा गया था वही टॉपिक और उसी पैटर्न पर 11 तारीख को भी क्वेश्चन आया था। पूरा क्वेश्चन उससे ही सेम आया था। ठीक है, इसलिए 7 तारीख से हम लोग क्या किए हैं कि जो टॉप ट्रेंडिंग टॉपिक है उसका सीरीज चला रहे हैं और वहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन लगा है। आप वीडियो जाकर उठाकर देख लीजिए। 7 तारीख के बाद जितना वीडियो हम अपलोड किए हैं वहाँ से 11 तारीख में कितना सारा क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, तो इसलिए आप लोग भी कहीं ज़्यादा भटकने की जरूरत नहीं। सबसे पहले ज़्यादा ज़रूरत है आपको कि जहाँ से टॉपिक जिस, जैसे कि अगर सपोजिट मान के चलिए अम्ल से क्वेश्चन आया तो अम्ल क्षार लवण से जो भी चैप्टर है टॉपिक है उसका पूरा डिटेल्स पढ़ लीजिए। जैसे कि संसद के बारे में क्वेश्चन आया था किसी देश का, पहले 7 तारीख को एग्जाम में क्या हुआ था, रूस की संसद का ड्यूमा जो है उसकी स्थापना पूछ लिया था। ठीक है, तो आपको संसद के बारे में आपको पूरा बता दिए थे कि कहाँ उसकी पूरे देश की जो अपना महत्वपूर्ण देश है उसका संसद और उसका स्थापना। और ठीक वीडियो डाले हुए थे आपको, वीडियो 10 तारीख को ही डाले थे और 11 तारीख को आपका किसका, बांग्लादेश की संसद का नाम पूछ लिया गया था। ठीक है, तो इसलिए आप लोग भी इसी तरह पढ़िए और इसका भरपूर लाभ उठाइए। यही पैटर्न है, इसको पकड़ समझ के है ना पढ़ाई करना चाहिए। यही होते स्मार्ट स्टडी हुआ था। ठीक है, देखिए अब तक जितना आप लोग पढ़े हैं, ठीक है, साल हो गया, 6 महीना हो गया, 1.5 साल हो गया, तो जितना पढ़े हैं जो चीज़ें पढ़े हैं वो तो ठीक है, उतना आपका पढ़ा हुआ है। इसलिए अभी ऐसा मत समझिए कि पूरा ज़्यादा कितना पढ़ ले, नहीं, सिर्फ अभी बस उतना ही पढ़िए। जिस चैप्टर से जिस टॉपिक से प्रश्न पूछा जा रहा है बस वही चैप्टर और टॉपिक का रिवीजन कीजिए। ठीक है, सबसे बेस्ट यही है। और इससे ज़्यादा इधर उधर करेंगे तो आप मुश्किल में पड़ जाएंगे और कन्फ्यूजन ही कन्फ्यूजन होगा। ठीक है, तो इसलिए आप लोग चैनल पर बने रहिए और जो वीडियो डाल रहे हैं उसको रेगुलर देखिए। और 2 वीडियो हम लोग अपलोड कर रहे हैं, है ना, सुबह में और शाम में। ठीक है, तो दोनों वीडियो को देखिए और जो भी टाइम मिले आपको तो सेम टॉपिक का रिवीजन करिए जहाँ से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का ट्रेंडिंग टॉपिक में आपका अम्ल, क्षार और लवण, यहाँ से क्वेश्चन आएगा, निश्चित रूप से आएगा। इसलिए यहाँ आपको रिवीजन करवा देते हैं अम्ल, क्षार और लवण का। ठीक है, और इसका कुछ MCQ यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आपको नीचे लगवाएंगे। ठीक है, तो इसलिए चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्या, अम्ल और कहाँ से प्राप्त होता है। ठीक है, तो जैसे सिट्रिक अम्ल कहाँ मिलेगा आपको, ये अम्ल है किस पदार्थ से मिलेगा, तो नींबू और संतरा में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएगा कि संतरा में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, आप लोग पहले भी पढ़े होंगे, ध्यान से सुनिए, आपको याद होते चला जाएगा। ठीक है, तो नींबू और संतरा में सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, खट्टा दूध और दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो लैक्टिक एसिड पाया जाता है, लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका मूत्र में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो ये यूरिक एसिड पाया जाता है, यूरिक अम्ल पाया जाता है, तो मूत्र में यूरिक अम्ल पाया जाता है। मधुमक्खियों, चींटियों और बिच्छुओं के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, याद रखना है, मधुमक्खी बोले, चींटी बोले या तो बिच्छू का डंक, ये सभी में फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, तो कई बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है ये वाला, चींटियों के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है, ये याद रखना है। नेक्स्ट है आपका कि बासी मक्खन में कौन सा अम्ल पाया जाएगा, तो बासी मक्खन में ब्यूटीरिक अम्ल पाया जाता है, बासी मक्खन में ब्यूटीरिक अम्ल पाया जाता है, बासी ब्यूटीरिक, है ना, बासी मक्खन ब्यूटीरिक अम्ल पाया जाता है। नेक्स्ट आपका है कि इमली और अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो टॉर्टेरिक अम्ल पाया जाता है, इमली और अंगूर में टॉर्टेरिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, इमली और अंगूर में टॉर्टेरिक अम्ल पाया जाता है। इसी वीडियो में आपको सब चीज़ याद हो जाएगा। ठीक है, आप लोग बस शांति से ध्यान पूर्वक सुनते रहिए, पूरी याद करवा देंगे आपको। सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो मेलिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, सेब में मेलिक अम्ल पाया जाता है, सेब में मेलिक अम्ल पाया जाता है। वसा में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो वसा में अस्टियरिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, वसा में अस्टियरिक अम्ल पाया जाता है। ये 2 आपको नया मिला हुआ। ठीक है, वसा में अस्टियरिक अम्ल और ये बासी मक्खन में ये ब्यूटीरिक अम्ल पाया जाता है, बाकी सब आप पढ़े होंगे। ठीक है, तो इसलिए वसा और इसको ध्यान रखना है, वसा में आपका आ गया अस्टियरिक अम्ल और बासी मक्खन में ब्यूटीरिक अम्ल पाया जाता है। सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है, सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। नेक्स्ट है आपका चाय, चाय में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो चाय में टेनिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, चाय में टेनिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, एक बार फिर से क्यों रिवीजन कर लेते हैं। देखिए, नींबू और संतरा में सिट्रिक अम्ल, खट्टा दूध और दही में लैक्टिक अम्ल,
ये और मूत्र में पाया जाता है आपका ये यूरिक अम्ल, और मधुमक्खी, चींटी और बिच्छुओं के डंक में फॉर्मिक एसिड पाया जाता है, फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। बासी मक्खन में ब्यूटेरिक अम्ल पाया जाता है। इमली और अंगूर में टॉर्टेरिक अम्ल पाया जाता है। नेक्स्ट आपका सेब में, सेब में कौन सा, तो मेलिक अम्ल पाया जाता है, सेब में मेलिक अम्ल पाया जाता है। वसा में अस्टियरिक अम्ल पाया जाता है, वसा में अस्टियरिक अम्ल, और सिरका में एसिटिक अम्ल, और चाय में टेनिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण जो कि है, एक टमाटर का भी याद रखिए इसको, टमाटर में ऑक्जेलिक एसिड पाया जाता है, टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, अब यहाँ से अति महत्वपूर्ण जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखते हैं। अगर क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ गया तो निश्चित रूप से इसको टिक करना है। ठीक है, छूटना ना चाहिए। ठीक है, इसलिए ध्यान से इसको देखना है। आंवला में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ठीक है, आंवला में किसका प्रचुर स्रोत है? आप बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो आंवला में कौन सा होगा? तो एस्कॉर्बिक एसिड होगा। ठीक है, आंवला में एस्कॉर्बिक एसिड यानी कि विटामिन सी आंवला में पाया जाता है। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? एस्कॉर्बिक अम्ल है। ठीक है, तो विटामिन सी आंवला में पाया जाता है। विटामिन सी से कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें याद रखना है। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल हो गया। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? अस्कर्वी रोग होता है। घाव भरने वाला विटामिन किसे कहा जाता है? तो विटामिन सी को कहा जाता है। दूध में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता है? तो विटामिन सी दूध में नहीं पाया जाता है। विटामिन सी की खोज किसने किया था? तो किया था होलकट ने किया था। अच्छा, विटामिन की खोज किसने किया था? तो काश्मीर फंक ने किया था 1912 में। ये भी याद रखना है। नेक्स्ट है लेक्टोज डैश और ग्लूकोज से बना होता है। तो लेक्टोज किसका बना होता है? तो लेक्टोज जो है गैलेक्टोज और ग्लूकोज से बना होता है। लेक्टोज गैलेक्टोज और ग्लूकोज से बना होता है। लेक्टोज गैलेक्टोज और ग्लूकोज से बना होता है। नेक्स्ट है कि चींटी और मधुमक्खी के डंक का जहर क्या होता है? तो चींटी और मधुमक्खी में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, चींटी, मधुमक्खी और बिच्छू के डंक में फॉर्मिक एसिड पाया जाता है। नेक्स्ट है परवल अम्ल एवं परवल क्षारक से बनने वाला लवण कौन सा है? तो परवल अम्ल और परवल क्षारक से बनने वाला लवण कौन सा है? तो वो है K2SO4 है। इसका करेक्ट आंसर है K2SO4। नेक्स्ट है कि अम्लीय वर्षा में सबसे अधिक सांद्रता वाला पदार्थ कौन सा है? तो अम्लीय वर्षा में सबसे अधिक सांद्रता वाला पदार्थ कौन सा है? तो वह सल्फ्यूरिक अम्ल है ना, H2SO4। इसको क्या बोलते हैं? सल्फ्यूरिक अम्ल। अम्लों का राजा किसे कहा जाता है? तो ये सल्फ्यूरिक अम्ल को ही अम्लों का राजा कहा जाता है। तो क्वेश्चन में क्या है, अगर पूछ लिया जाए आपसे एग्जाम में कि अम्लीय वर्षा में जो अम्ल वर्षा होती है उसमें सबसे अधिक सांद्रता वाला पदार्थ कौन सा है? तो ये सल्फ्यूरिक अम्ल पाया जाता है। जो कि बैटरी में सामान्यतः कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो सल्फ्यूरिक अम्ल पाया जाता है, और इसे अम्लों का राजा कहा जाता है। ये भी याद रखना है। नेक्स्ट है कि सल्फर डाइऑक्साइड जल में वियोजित करने पर क्या बनाता है? सल्फर डाइऑक्साइड जल में वियोजित करने पर क्या बनाता है? तो ये बनाता है सल्फ्यूरस अम्ल बनाता है। ठीक है, सल्फ्यूरस अम्ल बनाता है। ठीक है, तो सल्फ्यूरस अम्ल क्या है? जैसे सल्फर डाइऑक्साइड है और उसमें क्या हुआ? जल मिलाया। ठीक है, H2O जल मिलाने पर ये क्या बना? तो सल्फ्यूरस अम्ल बना है ना, H2SO3 ये सल्फ्यूरस अम्ल बनाया। ठीक है, अच्छा यहाँ पर एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट है जो कि एग्जाम में आता है, उसको भी रिवीजन करिए। देखिए अम्लीय वर्षा है ना, अम्ल वर्षा किसके कारण होता है? ये क्वेश्चन पूछा जाता है, कई बार एग्जाम में आया। अम्ल वर्षा जो है ये सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड के कारण अम्ल वर्षा होता है। ठीक है, यानी कि वायुमंडल में अगर सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड छोड़ दिया जाए तो वर्षा होने लगेगी, अम्लीय वर्षा होता है। ठीक है, जब अम्लीय वर्षा का पीएच मान कितना होता है ये पूछा जाता है एग्जाम में, तो याद रखना है अम्लीय वर्षा का पीएच मान जो है ये 5.6 से कम ही होगा। ठीक है, ये ध्यान रखना, 5.6 से ज़्यादा नहीं हो सकता है। तो अम्लीय वर्षा ये होता है, इसका जो पीएच मान होता है 5.6 होता है। अम्ल से ही आपको दिमाग में आ जाना चाहिए कि अम्ल का जो होता है एक क्षार होता है, अम्ल होता है, अम्ल का जो पीएच मान वो 7 से नीचे होता है ना, 7 से नीचे होता है अम्ल का मान। ठीक है, और 7 से ऊपर होता है, 7 से आगे जो होगा 7 से 14 तक वो क्षारीय होता है, और 7 के बराबर जो होता है वो उदासीन होता है। ठीक है, पीएच मान का खोज किसने किया था? तो पीएच मान की अवधारणा दिया था किसने? सोरेनसन ने दिया था। ठीक है, पीएच मान का अवधारणा जो है ये सोरेनसन ने दिया था। कब? 1905 में, 1909 में। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, ये क्वेश्चन बता दिए थे आपको, सल्फर डाइऑक्साइड जल में वियोजित करने पर क्या बनाएगा? तो सल्फ्यूरस अम्ल बनाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से किस में सिट्रिक अम्ल पाया जाता है? तो सिट्रिक अम्ल किस में होगा?
तो सिट्रिक अम्ल होता है संतरा में, है ना। सिट्रिक अम्ल नींबू और संतरा में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो सिट्रिक अम्ल पाया जाता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। इमली और अंगूर में टोर्टेरिक अम्ल पाया जाता है। इमली और अंगूर में टोर्टेरिक अम्ल पाया जाता है। और खट्टा दूध में, तो खट्टा दूध पूछे या दही, इसमें लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। नेक्स्ट है कि अपच के उपचार के लिए किस प्रकार की दवाओं का उपयोग किया जाता है? तो अपच के उपचार के लिए किसका? अम्लत्व नाशक का प्रयोग किया जाता है, एंटासिड, ठीक है। ये क्वेश्चन कई एग्जामों में पूछा गया है, इसलिए विशेष ध्यान रखना है। अपच के उपचार के लिए अम्लत्व नाशक यानी एंटासिड का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है कि ऑक्जेलिक अम्ल डैश में पाया जाता है। तो ऑक्जेलिक अम्ल किस में पाया जाता है? तो ये ऑक्जेलिक अम्ल है टमाटर और पालक में पाया जाता है। ऑक्जेलिक अम्ल किस में पाया जाता है? तो टमाटर और पालक में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो एसिटिक अम्ल पाया जाता है, ठीक है। सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। लेकिन एक चीज़ यहाँ विशेष ध्यान रखना है, देखिए सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है, ये आप पढ़े हैं, ठीक है। लेकिन अगर क्वेश्चन ऑप्शन में अगर दे दे तो ये ध्यान रखना है, सिरका में एसिटिक अम्ल, तो एसिटिक ना दे करके आपको दे देगा क्या? एथेनोइक अम्ल, ठीक है। ऑप्शन में दे देगा, एक सब रहेगा, एक एथेनोइक रहेगा। तो ये घबराना नहीं है कि एसिटिक अम्ल अगर नहीं भी रहे, तो ये ध्यान रखना है एसिटिक अम्ल इसी का दूसरा नाम है। एथेनोइक अम्ल का दूसरा नाम है एसिटिक अम्ल, ठीक है। ये ध्यान रखना है, अगर ऑप्शन में एसिटिक नहीं रहे तो इसको टिक करना है, एथेनोइक अम्ल, ठीक है। एथेनोइक। इसी तरह एक है आपका फॉर्मिक अम्ल। फॉर्मिक अम्ल जो होता है ना, उसका भी दूसरा नाम क्या है? उसका नाम है मेथेनोइक अम्ल, है ना। मेथेनोइक अम्ल। फॉर्मिक एसिड का दूसरा नाम क्या है? मेथेनोइक अम्ल है, ठीक है। जैसे चींटी के डंक में, बिच्छू का और मधुमक्खी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। अगर ऑप्शन में फॉर्मिक अम्ल नहीं रहे तो इसको मारना है ना, मेथेनोइक अम्ल। चींटी के डंक में, बिच्छू में, मधुमक्खी में मेथेनोइक, ऐसे रिलेट कर लीजिए। और जो सिरका में जो है ये एथेनोइक अम्ल पाया जाता है, यानी कि एथेनोइक यानी एसिटिक अम्ल, है ना। एथेनोइक मतलब एसिटिक अम्ल, एथेनोइक अम्ल का ही दूसरा नाम है एसिटिक अम्ल, ठीक है। और नींबू और संतरा में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो इसमें सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। चींटी के डंक में कौन सा पाया जाता है? तो चींटी के डंक में ये वाला मेथेनोइक या तो फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। नेक्स्ट है कि अम्ल एक पदार्थ है जो क्या करता है? अम्ल एक पदार्थ है जो एक प्रोटॉन दान करता है, ये सही है। अम्ल एक पदार्थ है, अम्ल एक इलेक्ट्रॉन युग्म को स्वीकृत करता है, ये भी सही है। और जल में H+ आयन देता है, ये भी सही है। यानी उपर्युक्त तो सभी इसका सही है, ठीक है। ये ध्यान रखना है। अब यहाँ पर 2 प्रश्न आएगा, ठीक है। वो अगर आए तो छोड़ना नहीं है। क्या? अम्ल उसमें आता है कि जैसे कोई पदार्थ दे देगा तो ये कौन सा नीले लिटमस को लाल कर देता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, अम्ल जो होता है, जो अम्लीय होगा, जिसका pH मान 7 से कम होगा, वो सब क्या करेगा कि नीला लिटमस को लाल कर देगा। तो याद ऐसे रख लेना है, अम्ल जो है नीला लिटमस को लाल कर देता है, ठीक है। एक याद रखना है इसको, अम्ल नीला लिटमस को लाल कर देता है। यानी एक शब्द याद रखिएगा, एक दोस्त का नाम रिलेट कर लीजिए, अनिल, है ना। अनिल यानी कि अम्ल जो है नीला लिटमस को लाल कर देता है। अम्ल क्या करेगा? नीला को लाल कर देगा। तो ये इसको सिर्फ याद रखना है, क्षार वाला अपने आदि याद रहेगा, ठीक है। क्षार वाला क्या होगा? इसका उल्टा हो जाएगा। क्षार क्या करेगा? लाल लिटमस को नीला कर देता है, उल्टा इसका हो जाता है, ठीक है। तो अनिल एक याद रहेगा कि अम्ल नीला को लाल करता है, तो क्षार अपने आप इसका उल्टा कर देना है कि क्षार जो है लाल लिटमस को नीला करेगा। तो अनिल का सिर्फ याद रखना है कि अम्ल जो है नीला को लाल कर देता है, तो अनिल याद रखना है, ठीक है। तो आपसे ये काफ़ी काम आएगा और यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इससे अगर क्वेश्चन आ जाता है, उदाहरण से भी क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ लिया जाएगा आपसे कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रबल अम्ल है, कौन सा दुर्बल अम्ल है। तो प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल के बारे में यहाँ पर अच्छे से जान जाते हैं, ठीक है। प्रबल अम्ल किसे कहेंगे? प्रबल अम्ल जो है ये H+ आयन या हाइड्रोनियम आयन की सांद्रता अधिक होती है। प्रबल अम्ल में क्या होता है? H+ आयन या हाइड्रोनियम आयन की सांद्रता अधिक होती है। और दुर्बल आयन में क्या होता है? H+ आयन और हाइड्रोनियम आयन की सांद्रता कम होती है, ठीक है। तो प्रबल में क्या अधिक होगा? H+ आयन, और दुर्बल में H+ आयन कम होता है, ठीक है। प्रबल अम्ल के उदाहरण में जैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल,
HCl जो होता है, जो कि अमाशय में पाया जाता है, पेट में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। और ये सल्फ्यूरिक अम्ल, जिसे अम्लों का राजा कहा जाता है, ठीक है। तो ये और नाइट्रिक अम्ल, ये तीनों जो है प्रबल अम्ल का उदाहरण है, ठीक है। तो ये तीनों याद रखना है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल, ये प्रबल अम्ल है। तो ऑप्शन में अगर दे दे कि प्रबल अम्ल कौन सा है, तो ध्यान रखना है ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ये प्रबल अम्ल है, और सल्फ्यूरिक अम्ल भी प्रबल अम्ल है, और नाइट्रिक अम्ल प्रबल अम्ल है। और देख लेते हैं दुर्बल अम्ल कौन सा है, तो जो एसिटिक अम्ल है, कार्बनिक अम्ल है, ये दुर्बल अम्ल है, ठीक है। ये ध्यान रखना है, एसिटिक अम्ल और कार्बनिक अम्ल ये दुर्बल अम्ल है। तो देखिए जो महत्वपूर्ण है, आप अभी पढ़ते होंगे तो ये आपको ज़्यादा मिलता होगा, ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल, ये देखने से आपको लगेगा हाँ ये प्रबल अम्ल है, ठीक है। और यहाँ याद भी कर लीजिए। और एसिटिक और कार्बनिक अम्ल ये दुर्बल अम्ल है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, अगर क्वेश्चन आएगा तो यही सब ऑप्शन में रहेगा, ठीक है। ये ध्यान रखना है, बस यहीं से इसको याद रखना है, आंसर आपका टिक हो जाएगा, ठीक है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल ये प्रबल अम्ल है। नेक्स्ट है कि चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है। अब बताइए कि चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो हम लोग पढ़े हैं क्या, चींटी के डंक में, मधुमक्खी में और बिच्छू के डंक में फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। अब इसमें आंसर कौन सा होगा, तो कमेंट कीजिए इसमें आंसर कौन सा होगा। फॉर्मिक अम्ल तो ऑप्शन में है नहीं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, मेथेनोइक अम्ल। फॉर्मिक अम्ल इसी का दूसरा नाम है, मेथेनोइक अम्ल का ही दूसरा नाम है क्या, फॉर्मिक अम्ल है ना। मेथानोइक जो है ये फॉर्मिक एसिड ही है, ठीक है। और एथेनोइक जो होगा वो एसिटिक एसिड होगा, एसिटिक अम्ल होगा। ये दोनों ध्यान रखना, यहीं से क्वेश्चन आएगा, ठीक है। यही कन्फ्यूजन करेगा आपको, ठीक है। एथेनोइक अम्ल जो है ये सिरका में जो पाया जाता है, एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल का नाम है एसिटिक एथेनोइक। एसिटिक देखिए दो है, एसिटिक में एसिटिक एसिड किसको बोलेंगे, ऐसे है एसिटिक, ऐसे एथेनोइक अम्ल, ठीक है। ऐसे रिलेट कर लीजिए। बाकी ये याद रहेगा आपको कि जो मेथेनोइक अम्ल है ये फॉर्मिक अम्ल जो है ये मेथेनोइक अम्ल है, ठीक है। तो एसिटिक जो है एथेनोइक है ना, एसिटिक एथेनोइक, और फॉर्मिक अम्ल जो है ये मेथेनोइक अम्ल है, ठीक है। तो इतना सारे चीज़ें याद रखना है, ठीक है। और यहाँ पर कुछ देखते हैं क्या, कुछ बिलियन और पीएच मान, ठीक है। पीएच मान से भी क्वेश्चन एग्जाम में आता है। 2 क्वेश्चन 11 तारीख वाले एग्जाम में 2 प्रश्न पूछा गया था पीएच मान से सिर्फ, ठीक है। तो इसलिए पीएच मान आपको याद रखना है, क्वेश्चन फिर आएगा तो ये ध्यान रखना है, वहाँ पर भूलना नहीं है। तो देखते हैं यहाँ, जैसे 1 मोलर HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में, ये जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ये क्या है, प्रबल अम्ल है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या है, ये प्रबल अम्ल है। और सल्फ्यूरिक अम्ल प्रबल अम्ल है, और एक कौन सा था, नाइट्रिक अम्ल है ना, नाइट्रिक अम्ल भी ये प्रबल अम्ल है। तो यही पूछा है, जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है और सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, ये क्या प्रबल अम्ल है। यहाँ क्वेश्चन आया क्या, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, 1 मोलर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में इसका जो है इसका पीएच मान कितना होता है, तो इसका पीएच मान 0 होता है, ठीक है। 1 मोलर में पूछा है। इसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है तो अम्ल जब रहेगा यानी कि 7 से नीचे इसका पीएच मान होगा, ठीक है। और जो क्षारीय होगा उसका 7 से ऊपर होगा पीएच मान, ठीक है। तो अमाशय रस है, जैसे अमाशय रस की बात करें, इसका पीएच मान कितना है, तो ये 1 है ना, 1 है पीएच मान इसका। नींबू का रस का पीएच मान कितना है, तो 2.5 है। नींबू का रस का पीएच मान 2.5 है। और सिरका का पीएच मान कितना है, तो 3 है। सिरका में कौन सा, एसिटिक अम्ल पाया जाता है ना, तो एसिटिक अम्ल जो है इसका पीएच मान कितना है, 3 है। टमाटर का रस में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो एक ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है, तो इसका पीएच मान क्या है, 4.1 है। टमाटर का रस का पीएच मान 4.1 है। ब्लैक कॉफ़ी का पीएच मान कितना है, तो ब्लैक कॉफ़ी का पूरा 5 है। ब्लैक कॉफ़ी का पीएच मान पूरा 5 है। और अम्ल वर्षा का पीएच मान कितना होता है, 5.6 है ना, 5 6 5.6, ये अम्ल वर्षा का पीएच मान है। मूत्र का पीएच मान कितना है, तो 6 है ना, मूत्र का पीएच मान पूरा पूरी 6 है। और बारिश और दूध का पीएच मान 6.5 है। बारिश और दूध का पीएच मान 6.5 है। और शुद्ध जल का पीएच मान कितना है, तो याद रखना है शुद्ध जल का पीएच मान 7 है, यानी 7 है, यानी कि उदासीन है। शुद्ध जल जो होता है वो उदासीन होता है, उदासीन का पीएच मान 7 होता है। 7 से नीचे अम्लीय, 7 से ऊपर क्षारीय। और पीएच मान का किसने दिया था, सोरेनसन ने दिया था। रक्त का पीएच मान कितना है, 7.4 है। रक्त का पीएच मान 7.4 है। इसी लिस्ट से 2 क्वेश्चन, ये दोनों क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। इसी लिस्ट से क्वेश्चन आया है ना। तो जहाँ जहाँ से क्वेश्चन आ रहा है वो पूरा आपको चैप्टर और पूरा लिस्ट आपको लेकर वीडियो आ रहे हैं डेली, 2 वीडियो, ठीक है। तो इसलिए
वीडियो देखना ना भूलें, ये काफ़ी फायदेमंद होगा आपके लिए। नहीं तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, नहीं मार पाएंगे तो आपको क्या पछतावा होगी, ठीक है। और एक एक प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण होता है आपके जीवन के लिए। एक प्रश्न से इंसान का नौकरी लगना और नहीं लगना हो जाता है, ठीक है, मेरिट में छट जाते हैं। तो इसलिए एक एक प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण है, इसलिए थोड़ी सी भी लापरवाही नहीं करना, ठीक है। एक बार पीएच मान के बारे में फिर से रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ तक है। अभी बेकिंग सोडा का देख लीजिए, बेकिंग सोडा का पीएच मान कितना है, 8.5 है। बेकिंग सोडा 8.5 है। देखिए आप अगर मालूम है आपको बेकिंग सोडा का पीएच मान हो गया 8.5 है, ठीक है। तो अगर पूछ लिया जाए कि बेकिंग सोडा क्या है, ये क्षारीय है क्या अम्लीय, तो ये क्या हो गया, क्षारीय है, क्योंकि इसका पीएच मान 7 से अधिक हो गया। टूथपेस्ट का एक क्षारीय है, क्षारीय यानी कि इसका पीएच मान 7 से अधिक है, 9.5 है। मैग्नीशिया का दूध यानी मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जिसको बोलते हैं, उसका पीएच मान है क्या, 10.5 है। यानी मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या है, एक क्षारीय है ना, एक क्षार है। चूने का पानी का पीएच मान कितना है, इसका है 11, यानी ये भी एक क्षार है, ठीक है। और 1 मोलर सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH इसका पीएच मान कितना है, 14 है, ठीक है। तो ये सभी ध्यान रखना है। एक बार पीएच मान का पूरा एक बार रिवीजन फिर से करते हैं, ठीक है। क्यों के लिए रिवीजन करते हैं, क्योंकि याद होना अति महत्वपूर्ण है और रिवीजन एक स्टूडेंट का सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होता है, ठीक है। इससे ज़्यादा महत्वपूर्ण कुछ भी नहीं होता है, तो रिवीजन करना अति आवश्यक है। तो 1 मोलर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का 0 हो जाएगा, अमाशय रस का पीएच मान 1 हो जाएगा, नींबू का रस का 2.5 हो जाएगा, और सिरका का पीएच मान कितना है, 3 है। टमाटर का रस का 4.1 है, टमाटर का रस का 4.1 है। ब्लैक कॉफ़ी का 5 है, ब्लैक कॉफ़ी का पीएच मान 5 है। अम्ल वर्षा का 5.6 है, इस पर विशेष ध्यान देना है। अम्ल वर्षा का जो है 5.6 है इसका पीएच मान, अम्ल वर्षा का 5.6 है। मूत्र का है 6 है। बारिश और दूध का पीएच मान ये सभी महत्वपूर्ण है ना। दूध का पीएच मान 6.5 है, दूध का 6.5 है। शुद्ध जल का 7 है और रक्त का 7.4 है। और बेकिंग सोडा का 8.5 है, बेकिंग सोडा 8.5 है। टूथपेस्ट का पीएच मान 9.5 है और मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का 10.5 है। चूने का पानी का 11 है और 1 मोलर सोडियम हाइड्रोक्साइड का पीएच मान कितना है, तो 14 है, ठीक है। तो दोस्तों आज ये वीडियो यहीं तक समाप्त करते हैं, फिर आपके लिए जो महत्वपूर्ण है ट्रेंडिंग टॉपिक लेकर आते हैं, ठीक है। तब तक पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें। जय हिंद दोस्तों।